तो आज का हमारा टॉपिक है नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नाइक्विस्ट कि आप नाइक्विस्ट प्लॉट के थ्रू स्टेबिलिटी कैसे आप डिसाइड करते हैं कि आपका वो सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। नाइक्विस्ट प्लॉट, तो मैंने आप लोगों को कुछ वीडियो लेक्चर्स और नोट्स शेयर किए हुए हैं। तो जो मैंने नोट्स शेयर किए हैं, हैंड रिटन नोट्स, आप उनको पहले एक बार जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन करने से पहले, मतलब अभी क्लास के बाद। जो आपके हैंड रिटन नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है वो बहुत ही वो सबसे अच्छा है, आप उसको फॉलो कीजिए और उसी मेथड में कीजिए, सबसे ईजी। अदरवाइज अगर आप बुक से या किसी और बुक से फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप जो हैंड रिटन नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है आप इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो तो देखिए नाइक्विस्ट में होता क्या है कि आप लोग अभी आ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, मैं यहाँ पर उस नोट्स को शेयर कर रहा हूँ जो मैंने, हाँ, नोट्स ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको, सभी लोग आ गए, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर, ओहो सब लोग आ रहे हो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर वो लिया है, एक फंक्शन को यूज किया है जी एस इक्वल टू 1/x+1 और एच एस इक्वल टू 1। तो इसको मैंने सॉल्व करते करते नोट्स में यहाँ पर देखिए 3 इक्वेशन में लेकर आया हूँ। ये वाला कि आपका ए इक्वेशन और आपका ए इक्वेशन ये हो गया, आपका बी इक्वेशन और सी इक्वेशन। तो ये ए वाला इक्वेशन जो आपका है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जी एस एच एस इक्वल टू ये हो जाएगा। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो सी एस बाई आर एस हो जाएगा। और जो एक असम्पशन लिया बीच में डी एस इक्वल टू, इसको हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमने क्या लिया, डी एस, डी एस इक्वल टू 1 प्लस जी एस एच एस, ये आपका डी एस होता है। तो इसी डी एस पे आपका सारा वर्क यहाँ पर डिपेंड करेगा। ध्यान रखिएगा कि नाइक्विस्ट में किस पे वर्क डिपेंड करेगा, आपका डीएस पे। तो यहाँ पे जो मैंने ये, आप लोग अभी तक डिस्टर्ब कर रहे हो, बार बार आ रहे हो। ये जो ये मैंने कंक्लूजन निकाले यहाँ पर, ये वाला फर्स्ट वाला कंक्लूजन ये आपके काम का है, और ये जो थर्ड वाला कंक्लूजन है, तो ये कंक्लूजन आपको ध्यान रखना चाहिए। आप इसको ड्राइव करोगे और इस कंक्लूजन को समझने की कोशिश करोगे कि ये क्या लिखा गया है और क्या कहना चाह रहा है, इससे क्या आपको समझ में बात आ रही है। जब आप वो निकालोगे
पोल ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम मतलब क्लोज लूप जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा सी एस बाई आर एस, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि फ्रॉम इक्वेशन बी एंड फ्रॉम इक्वेशन सी। इससे आपको बातें क्लियर हो जाएगी कि ये कंक्लूजन किस इक्वेशन नंबर से आया है। तो पोल ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज इक्वल टू जीरोज ऑफ डी एस, कहने का मतलब आपका जो क्लोज लूप सिस्टम का पोल है, जो इक्वेशन है, वही इक्वेशन आपको डी एस के न्यूमरेटर में आती है। दैट मीन कि जो आपका सी एस बाई आर एस में आपका डिनोमिनेटर होगा नीचे, वही आपका क्या होगा, न्यूमरेटर बन जाएगा किसमें, डीएस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो वही बात है कि जो क्लोज लूप सिस्टम में पोल होगा वही क्या होगा, डीएस में जीरो होगा। और दूसरा क्या होगा, ये वाला कि जो पोल्स होंगे डीएस में, जो डीएस के पोल्स होंगे डीएस वाली इक्वेशन में, ये एस प्लस वन वाली जो ये डिनोमिनेटर है, जो पोल्स होंगे डीएस के, वो दरअसल क्या है, पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। क्या है आपका, पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्योंकि जब अभी हम नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का वो जो इक्वेशन लिखेंगे n इक्वल टू पी माइनस जेड, तो इसमें जो p और z की डिफिनीशन है, वो डिफिनीशन यही इक्वेशन से आएगी। जो p और z की डिफिनीशन है वो यहाँ से आएगी, ध्यान रखिएगा। p वाली डिफिनीशन नीचे वाले से इससे आएगी, थर्ड वाले से, और z की डिफिनीशन आपकी यहाँ से आएगी, फर्स्ट वाले से। तो इसलिए इन तीन कंक्लूजन में से एक नंबर वाला और 3 नंबर वाला, इस कंक्लूजन को आपको बिल्कुल आना चाहिए। और आना, याद नहीं रख सकते आप इसको, आप इसको समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है। अगर आप सोचोगे इसको याद कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप बुक में अगर उठाओगे तो बुक में ये सब चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको दिखाई गई है। क्लियर। तो फर्दर अब मैं फिर इसमें अगर आप बात करते हो तो देखिए 1 प्लस जी एस एच एस, मैं भी नोट्स को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं भी न्यूमेरिकल करूंगा। 1 प्लस जी एस एच एस, ये आपका जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, ठीक है। तो आपका जो बुक में दिया गया होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका एस प्लेन में है। इसको हमने क्या किया, जी एस एच एस इक्वल टू -1। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो अभी जो पॉइंट 1 प्लस जी एस एच, जो आपका 1 प्लस जी एस एच एस जीरो पे था, दैट मीन्स क्या था, ये आपका डी एस था। ये आपका क्या था, डीएस था। डीएस कहाँ पे था अभी, अभी आपका डीएस की लोकेशन कहाँ पे थी, जीरो पे थी। ठीक है, डीएस की लोकेशन जीरो पे थी। अगर आपने डीएस को कन्वर्ट कर लिया जीएसएचएस में, इसमें आपने कन्वर्ट किया जीएसएचएस में, जीएसएचएस, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे आएगी, इसकी लोकेशन जाएगी -1 पे। ठीक है, -1 पे जाएगी। आप लोग अपनी स्क्रीन पे कुछ मत लिखिए, आप उसको सब लोग क्लियर कीजिए, अपनी स्क्रीन पे जो भी लिख रहे हैं उसको क्लियर कर दीजिए, क्योंकि वो सभी को दिखेगा, मुझे भी यहाँ पर वो मेरी स्क्रीन को वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो जब भी अभी मैंने जो बात कही कि इस इक्वेशन में ds जो था 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0 था, दैट मीन ds की लोकेशन अगर 0 पे थी, हम ओरिजिन के अक्रॉस हम ds को डिफाइन कर रहे थे। तो अब जो आपने जी एस एच एस कर दिया है और 1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो -1 हो गया। तो क्या हो गया आपका, जी एस एच एस कहाँ पे शिफ्ट हो गया, -1। तो -1 क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो आप इसको इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरीके से, क्योंकि आपका जो प्लेन होगा वो कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, एक रियल एक्सिस होगा, एक आपका इमेजिनरी एक्सिस होगा। तो इसलिए इस -1 को आप क्या लिख रहे हो, -1 को आप लिख रहे हो 1 प्लस जे जीरो, दैट मीन इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी है, ये वाली ये वाली पार्ट है, ये वाली पार्ट है, ये मैंने यहाँ पे लिखी है, ये जी एस एच एस इक्वल टू -1 प्लस जे जीरो। -1 को मैंने क्या लिख दिया, -1 प्लस जे जीरो, क्योंकि इसमें रियल पार्ट -1 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो आपको नाइक्विस्ट प्लॉट बहुत इजी है। आपको देखो नाइक्विस्ट प्लॉट में क्या करना है, आपको सिर्फ इसी को नाइक्विस्ट प्लॉट में आपको बहुत इजी है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि -1 प्लस जे जीरो पॉइंट को देखना है। इस पॉइंट को देखना है कि आपका ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा, -1 पॉइंट। अगर आपका ये रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपका रियल और इमेजिनरी एक्सिस है, तो आपका ये पॉइंट यहाँ पे आएगा -1 पॉइंट। तो आपको सिर्फ इस पॉइंट को देखना है, ठीक है।
अब दूसरी बात, चलो ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको -1 वाले पॉइंट को आपको देखना है कि वो -1 वाला पॉइंट है कहाँ पर। ये तो आपको बिल्कुल फाइनाइट ये पता है। उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी फंक्शन गिवन है उसका आपको पोलर प्लॉट को ड्रॉ करना है। देखिए मैंने यहाँ स्टेप लिखे हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो आपको जीएसएचएस है, जीएसएचएस जो है उसका आपको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पोलर प्लॉट के लिए अगर आपको ड्रॉ करना है तो जीएसएचएस, तो ये बात तो सभी को पता है कि आपको पोलर प्लॉट कैसे ड्रॉ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मैं इक्वेशन लेता हूँ जीएसएचएस का, ठीक है, मैं आपकी बुक से एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ कोई, आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका इक्वेशन है आपका 1/s 1 प्लस 2s 1 प्लस 2s और फिर दूसरा है आपका 1 प्लस s, ये हो गया। तो आपने अगर इसको अब 1 प्लस 2s और 1 प्लस s, इस पूरे को अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका नाइक्विस्ट प्लॉट से पहले सबसे जो फर्स्ट स्टेप वो आपका पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। क्या करना है आपको, पोलर प्लॉट। तो अगर आपने इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपका, आप समझिए कि 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पोलर प्लॉट आपने ड्रॉ किया तो आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मैं इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करता हूँ। तो इसका जो पोलर प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से होगा। इसका जो पोलर प्लॉट होगा, कि आपका बुक का क्वेश्चन है कि आपका इस तरीके से है, कि आपका पोलर प्लॉट हो गया ऊपर वाले का। क्लियर है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है इसमें, सेकंड स्टेप है कि ड्रॉ इनवर्स पोलर प्लॉट और मिरर इमेज ऑफ द पोलर प्लॉट फॉर ओमेगा इक्वल टू 0 टू ओमेगा इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अभी आपने 0 से इंफिनिटी तक लिया, अब 0 से माइनस इंफिनिटी तक ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पे हम इस जो पोलर प्लॉट अपने ड्रॉ कर लिया है, सिंपली इसका आपको मिरर इमेज ड्रॉ करना है। क्या करना है, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज कहाँ होगा, जो यहाँ पे कटिंग होगी वो पॉइंट भी यही कट करेगा। तो इसको मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ मिरर इमेज। ये हो गया आपका इसका, ये आपका इसका मिरर इमेज हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन जरूर दिखाइएगा। यहाँ पर देखिए मैंने ब्लू वाले को डायरेक्शन इस तरीके से शो किया है और ब्लैक वाले को डायरेक्शन इस तरीके से शो किया है। तो आपका ये मिरर इमेज हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, कनेक्ट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पोलर प्लॉट। अब आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट, जो पोलर प्लॉट का पॉइंट है उसको कनेक्ट करना है। अब देखिए जो फाइनल पॉइंट होगा क्या होगा, ये वाला फाइनल पॉइंट होगा, और ये वाला क्या होगा आपका नीचे वाला इनिशियल पॉइंट होगा। ये आपका क्या इनिशियल पॉइंट है और ऊपर वाला फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और आपका ये फाइनल पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना है, लेकिन कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए ये आपका जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी पे आपका ये पॉइंट 0, ठीक है, ये आपका क्या वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है। अब क्या करें हम इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से आपको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको हम कनेक्ट करेंगे। अब सच दैट कनेक्ट करेंगे कि इसकी जो रेडियस होगी वो इनफाइनाइट होगी, आर जो होगा वो 10 टू इनफाइनाइट होगा, ये होगा आपका। तो आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में लिखी है कि कनेक्ट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पोलर प्लॉट इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन मेकिंग गामा जीएसएचएस। गामा क्या है, वो आपका कंटूर है इसका जीएसएचएस का। ये जो प्लॉट है, ये जो हम बना रहे हैं पूरा, ये इसका फंक्शन था, जो पोलर प्लॉट था, ये आपका जीएसएचएस का था। ये जो प्लॉट था ये वाला जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये प्लॉट किसका था, ये आपका जीएसएचएस का बना रहे हैं। वही लिखा है हमने जीएस और एचएस कंटूर। ठीक है, फिर नंबर 4 पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट क्या है, लोकेट द पॉइंट -1 प्लस J0। अभी आपको इसमें देखना है कि आपका -1 पॉइंट J0 पॉइंट कहाँ पर है।
ठीक है। अब देखिए ये लोकेट का मतलब क्या हुआ, लोकेट का मतलब ये करना है कि क्या वो पॉइंट जो -1 + J0 पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है। इस पॉइंट की आपको जो ये वाला पॉइंट है इसके लेफ्ट में आ रहा है या इसके राइट में आ रहा है। अगर इसके लेफ्ट में आएगा इस डायरेक्शन में तब तो वो आउटसाइड द कंटूर हो जाएगा। अगर इसके राइट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका इनसाइड द कंटूर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये पॉइंट है क्या, ये कौन सा पॉइंट है, इसका पॉइंट ये कौन सा पॉइंट, ये आपको पता करना पड़ेगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा ये पॉइंट, तो देखिए यहाँ पर जो अगर आप पोलर प्लॉट ड्रॉ किए थे तो आपको क्लियर है कि इसमें दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ कि इसका जो पोलर प्लॉट आपने ड्रॉ किया है इस पोलर प्लॉट में ये पोलर प्लॉट इसको निगेटिव -180 डिग्री एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब कि पोलर प्लॉट का फेस कितना है, -180 डिग्री है। तो आप इसको एंगल ऑफ जी ओमेगा और एच जे ओमेगा इक्वल टू -180 डिग्री लिख कर आप सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको ओमेगा क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इस इक्वेशन से। एंगल ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू -180 डिग्री। इससे आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा सी मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे जी ओमेगा सी और एच जी ओमेगा सी लिख देता हूँ। तो इसको आपको क्या मिल जाएगा, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फर्दर अब आपको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिल गई कि किस फ्रीक्वेंसी पे उसका फेज -180 डिग्री हो रहा है। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, एम ऑफ जे ओमेगा मतलब कि जी ऑफ जे ओमेगा सी और एच ऑफ जे ओमेगा सी। तो आपका जो ये मैग्नीट्यूड आएगा यही इसकी वैल्यू बता देगा ये पॉइंट क्या है। अगर इसको पॉइंट को मैंने शो कर दिया एम तो आपको ये बता देगा कि इस एम की वैल्यू क्या है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी एम की वैल्यू अब ये अगर आपकी एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, हो सकता है ग्रेटर देन 1 आए या हो सकता है कि आपकी वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 1 आ जाए। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी ग्रेटर एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, फॉर एग्जांपल ले लिया जाए कि एम इक्वल टू 3 आ गई और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए एम इक्वल टू 0.5 आ गई, 0.5 माइनस, ठीक है ये आपका मैग्नीट्यूड है इसलिए सिर्फ मैंने एम इक्वल टू 3 लिखा और एम इक्वल टू 0.5 लिखा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस में इसका मतलब वो माइनस ये सिर्फ डिस्टेंस है और मैग्नीट्यूड है इसलिए पॉजिटिव हमेशा आएगी, ध्यान रखिएगा। वो अलग बात है कि आपका ये नेगेटिव एक्सिस पे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अगर एम की वैल्यू 3 आती है तो आपका जो -1 वाला पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, वो आपके इस साइड में आएगा, इधर इससे कंटूर के बाहर जाएगा। अगर आपका एम की वैल्यू 0.5 है तो क्या जाएगा आपका कंटूर के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया था। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमको कैसे -1 पॉइंट को -1 + J0 को किस तरीके से लोकेट करना है। आपको बिल्कुल फाइनल पता होना चाहिए कि आपका बिल्कुल जो आप -1 + J0 पॉइंट है वो आपका कहाँ पे जा रहा है, क्या वो कंटूर के अंदर है या कंटूर के बाहर है। ठीक है, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर आपको उससे ज़्यादा क्लियर होगा, बिल्कुल जो आपका एग्जांपल है क्लियर। एक लिखता हूँ जीएस, आपकी बुक का एग्जांपल ही ले रहा हूँ इसलिए ताकि आप अगर इसको दोबारा देखना चाहो तो आपको बुक में वो चीज़ मिल जाए और उसको आप समझ सको। जीएस एच एस इक्वल टू के बाई एक्स स्क्वायर 1 + टी एक्स, एस टी दिया हुआ, चलो मैंने टी एक्स लिख दिया कोई बात नहीं। इसको हम देखते हैं, इसको हमको निकालना है कि नाइक्विस्ट क्राइटेरिया कि आपका ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्या होगा, इसका बिल्कुल जो फर्स्ट होगा आपको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपने इसका पोलर प्लॉट, ठीक चलो भाई
हम इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो पोलर प्लॉट आएगा, इसका पोलर प्लॉट इस तरीके से है। इसका पोलर प्लॉट इस तरीके से, ठीक है। इसका हमने पोलर प्लॉट ये ड्रॉ कर लिया, ये आपका इसका पोलर प्लॉट हो गया। अब दूसरा क्या है, इसका जो ड्रॉ करना है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज कैसे आएगा आपका, बिल्कुल मिरर इमेज इस तरीके से आएगा। तो आपने इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर लिया, क्लियर है। आपने इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर लिया, वेरी गुड। दो स्टेप हो गए, आपने इसका पोलर प्लॉट और इनवर्स पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है आपको, थर्ड पॉइंट क्या था, दोबारा इसमें देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था, कनेक्ट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इन्हें किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट करना है। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इसका रेड वाले का इनिशियल पॉइंट ये हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। और फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला ब्लैक का लास्ट वाला। इन दोनों को कनेक्ट करना है किस वे में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको हमने यहीं से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं हुआ। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, सॉरी, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट करना है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपको यहीं से कर देना है, तो आपको इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करिए। तो यहाँ से आपने एक बड़ा सा एक वो लिया, ये आपका क्या है, ये सर्कल बनेगा कंटूर, जिसका आर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, आर टेन टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो आर टेन टू इन्फिनिटी है। ये जो सर्कल बना है ये क्या है, इन्फिनिटी सर्कल का है। तो आप इसमें इजीली लोकेट कर सकते हो कि आपका -1 + j0 पॉइंट कहाँ पर होगा। तो -1 + j0 पॉइंट कहाँ पर होगा, यहीं पर बीच में कहीं होगा, -1 + j0 पॉइंट यहीं पर होगा, ठीक है। अब आपका जो -1 + j0 पॉइंट यहाँ पर आ गया, फिर ठीक है, वेरी गुड। अब आपको सिर्फ इस इक्वेशन को देखना है, किसको, n = p - z। अब हम इसकी बात करते हैं, जो इक्वेशन है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि वो क्या सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो n की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। n इज द n, मैं n को बताता हूँ। n आपका है, यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, नेट इंसर्कलमेंट ऑफ द -1 + j0 पॉइंट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आपका एनसर्कलमेंट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसकी हम वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर उसका एनसर्कलमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर देखो, इसका जो इंसर्कलमेंट कितनी बार है, 2 बार है। तो आपको इससे भी आपको एरो बनानी है जो आपने कंटूर लिया है। पहला इंसर्कलमेंट कहाँ पर है आपका, फर्स्ट वाला जो इंसर्कलमेंट है यहाँ पर देखिए, एक ये वाला इंसर्कलमेंट है, ये वाला इस डायरेक्शन में, ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और दूसरा इंसर्कलमेंट कहाँ पर है, ये वाला, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर n = क्या हो गया, n = 2 हो गया, ठीक है। तो अब आपका n = 2 आ गया। अब बात आती है कि p और z की वैल्यू क्या है। सिस्टम स्टेबल के लिए ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए सिस्टम स्टेबल के लिए। तो फिर अब n = 2 हो गया। अब p की वैल्यू क्या है, दोबारा इसमें देखते हैं। यहाँ पर p की वैल्यू क्या डिफाइंड है, p की वैल्यू क्या डिफाइंड है कि नंबर ऑफ पोल्स, किसके पोल्स, ds के, लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ एस प्लेन। तो जो ऊपर लिखा हुआ है ds पे, ये पता करने के लिए आपको 1 + GSHS की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो एन पी जेड की डिफिनेशन किसके ऊपर है, डीएस के ऊपर ही है। ध्यान रखिएगा कि जो इक्वेशन एन पी और जेड की डिफिनेशन दी है वो डीएस वाली ही इक्वेशन लिखी जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने अपने संयम का विवेक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तो डीएस की हमको निकालनी है कि डीएस का कौन सा पोल जो राइट हैंड साइड में एक्सप्लेन में लाई करे। तो हम क्या करेंगे, एक और मैंने देखिए लिखा, ग्रीन कलर का बॉक्स है, लिखा ब्रैकेट में और कि ओपन लूप पोल, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल, जो
नंबर ऑफ पोल्स डीएस के वही क्या होते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के वो पोल जो कितने नंबर ऑफ पोल्स, वो पोल नहीं, उसकी लोकेशन नहीं, नंबर, कि कितने नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स जो राइट हैंड साइड में लाई करते हैं। तो ओपन लूप पोल कौन हो जाएगा आपका, तो ओपन लूप फंक्शन क्या है आपका, ये जीएसएचएस क्या है, यही आपका ओपन लूप फंक्शन है। तो जरा बताइए कि इसमें कौन सा पोल आपका, कितने पोल आपके राइट हैंड साइड में लाई करते हैं। देखिए इसमें एक पोल 0 पे होगा, सेकंड ऑर्डर का 0,0 पे एक पोल हो गया, एक पोल यहाँ पर हो गया, यहाँ पर पोल क्या होगा, -1/t। तो आपको देख रहे हो कि ये 3 पोल है, तीनों किधर लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो पी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि आपकी कोई भी पोल क्या कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है, कोई भी पोल आपका राइट हैंड साइड में नहीं लाई कर रहा है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। ठीक है, और z की वैल्यू क्या होगी, तो z की वैल्यू क्या है, आप दोबारा इसमें डिफिनेशन में जाइए। z की वैल्यू वो है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ds लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ एस प्लेन, कि ds के कितने जीरोज आपके राइट साइड में लाई करते हैं। तो फिर वही दोबारा बात बढ़ेगी, आपको ds की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी 1+GHS के लिए, वो आपका कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, वो आपका कैलकुलेशन ओवरहेड बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो n के लिए इसकी डिफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, p के लिए जो बॉक्स में लिखा हुआ ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, और z के लिए जो आपका ये वाला लिखा है ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ये क्या कह रहा है, और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स फ्रॉम 1। तो आपका क्या है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स क्या है कि कितने क्लोज लूप के, मतलब CS/RS का कितना पोल आपका राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम n और p की वैल्यू रख दें तो z की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू 2 रख दें और p की वैल्यू 0 रख दें और -z तो z की वैल्यू क्या आएगी आपकी, तो z की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 आप z की वैल्यू यहाँ पर आप नहीं पता कर सकते, तो z की वैल्यू 2 आ गई। दैट मीन CS/RS का कितना पोल आपका राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, इसके 2 पोल आपके राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, कितने पोल, 2 पोल। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद देखिए जो थर्ड पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको स्टेबिलिटी के लिए क्या चीजें पता है। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि पहला ये बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट है कि वी नो दैट, देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ड वी नो दैट, मतलब कि ये बात हमें पहले से पता है, नाइक्विस्ट में आने से पहले ही पता है, ये बात हम नाइक्विस्ट में आने के बाद नहीं पता चली। तो पहला बात क्या है कि नो पोल मस्ट लाई ऑन RHS ऑफ प्लेन, दैट मीन कि आपका कोई भी पोल राइट हैंड साइड में लाई नहीं करना चाहिए इस प्लेन के स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, किसके लिए, क्लोज लूप सिस्टम के लिए। तो ये आप ये हमेशा से पढ़ते आ रहे हो पूरे कंट्रोल सिस्टम में, या आपने अगर सर्किट सिस्टम में पढ़ा होगा, या एनी अदर जहाँ कहीं पर भी अगर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे कहीं पर भी, तो आपको ये हमेशा मिलेगा क्या कि आपका जो ये वाली लाइन, कि आपकी जो राइट हैंड साइड में कोई भी पोल लाई नहीं करना चाहिए, ये आपका ऑलवेज ट्रू है, ये वाली कंडीशन कि नो पोल्स मस्ट लाई ऑन RHS ऑफ प्लेन फॉर क्लोज लूप सिस्टम। और यही चीज आपको यहाँ पर भी है, नो पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मस्ट लाई ऑन RHS ऑफ प्लेन। तो बिल्कुल ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम के स्टेबल होने के लिए उसका कोई भी पोल आपका राइट हैंड साइड में लाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक आपकी किसके लिए है, क्लोज लूप सिस्टम के लिए, एक आपकी क्लोज लूप सिस्टम के लिए कंडीशन मैंने दी है, और दूसरी किसके लिए दी है आपको, ओपन लूप सिस्टम के लिए। ठीक है, तो पहली वाली किसके लिए, आपको ये दिख रहा है ना आप लोगों को तो पहली कंडीशन किसके लिए, क्लोज लूप सिस्टम के लिए, दूसरी कंडीशन ओपन लूप सिस्टम के लिए। तो क्लोज लूप सिस्टम के लिए अगर आपका कोई भी पोल राइट हैंड साइड में लाई ना करे, इसका मतलब z इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल नंबर है कि कितने नंबर राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर आपका कोई क्लोज लूप सिस्टम को अगर आपको वो चाहिए
कि स्टेबल हो तो एक भी पोल राइट हैंड साइड में नहीं लाई करना चाहिए, दैट मीन्स z इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्लोज लूप सिस्टम के लिए क्या है, z इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है कि क्लोज लूप सिस्टम के लिए z इक्वल टू 0 होना चाहिए। और आपका यहाँ पर क्या आ गया, z इक्वल टू 2 आ गया। ये आपका क्या आ गया, z इक्वल टू 2 आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि आपका क्लोज लूप सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। कौन सा सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर देखिए दो तरीके की, जो नाइक्विस्ट में दो तरीके के आते हैं स्टेबिलिटी वाला। स्टेबिलिटी जो चेक होगी दो तरीके से चेक होगी, एक आपकी ओपन लूप की चेक होगी और दूसरी आपकी क्लोज लूप की चेक होगी। ओपन लूप मैं आपको लिख देता हूँ, एक बार आपको ओपन लूप की स्टेबिलिटी चेक होगी और दूसरा आपकी क्लोज लूप की लूप मैंने लिख दिया, इसकी स्टेबिलिटी चेक होगी। हो सकता है कि आपका ओपन लूप भी स्टेबल हो और आपका क्लोज लूप भी स्टेबल हो। ठीक है, हो सकता है आपका क्लोज ओपन लूप स्टेबल हो और क्लोज लूप आपका क्या हो, अनस्टेबल हो। और ये भी हो सकता है कि आपका ये अनस्टेबल हो और ये स्टेबल हो जाए। और तीसरा क्या हो सकता है आपका, ये भी अनस्टेबल और ये भी अनस्टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। ये टेबल आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आपको दिखाई हुआ नहीं मिलेगा कि आपका ये बुक टेबल क्या है। आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ जो स्टेबिलिटी चेक की गई है वो आपकी क्लोज लूप सिस्टम की चेक की गई है। किसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है, आपकी क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक की गई है कि आपका क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, यहाँ नोट्स में फिर नीचे है कि अगर आपका ओपन लूप सिस्टम स्टेबल हो और आप चाहते हो कि क्लोज लूप भी स्टेबल हो, तो p इक्वल टू 0 होना चाहिए और n इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए कि आपका p इक्वल टू 0 होना चाहिए और n इक्वल टू 0। अगर आप p इक्वल टू 0 क्यों होगा, ओपन लूप सिस्टम स्टेबल होने के लिए। ठीक है, ये किसके लिए होगा p इक्वल टू 0, अगर आपका p इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ओपन लूप सिस्टम तो स्टेबल है, आपको पता है। लेकिन क्लोज लूप कब होगा, ये कब पता करोगे, जब ये होगा n इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर आपका p इक्वल टू 0 आ गया और n इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि आपका ओपन लूप तो स्टेबल है लेकिन क्लोज लूप क्या है, अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो कि ओपन लूप स्टेबल, ये वाला लाइन है। अगर आपका p इक्वल टू 0 आ गया और n नॉट इक्वल टू 0 आया, तो ये वाला कंडीशन आएगा कि ओपन लूप स्टेबल होगा लेकिन क्लोज लूप अनस्टेबल होगा। तो आपको सिर्फ वैसे यहाँ पर सिर्फ बताना है कि आपको क्लोज लूप स्टेबल है या नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप सिस्टम के बारे में यहाँ पर बताना है। ठीक है, ओपन लूप के लिए आपको नहीं पूछा गया कि आपका ओपन लूप स्टेबल है या नहीं स्टेबल है। क्लियर। तो आपका जो मैंने नोट्स बनाया है, आप इस नोट्स को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप इस नोट्स को फॉलो कीजिएगा, उसके बाद आप दूसरे जो मैंने वीडियो लेक्चर शेयर किया आप उसको देखिएगा। उसके अलावा अगर आप कुछ और वीडियो देखेंगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब एक और चीज इसमें मैं आप बताने जा रहा हूँ कि जो अभी तक मैंने इसमें नहीं बताया आपको। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप नाइक्विस्ट के लिए अपनी एंड से कहीं से भी और वीडियो देखेंगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं, कहीं पर भी आप वीडियो यूट्यूब पे जाते हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो अभी फिलहाल के लिए आप उसको पॉज कर दीजिएगा, मत देखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, पक्की बात है। क्योंकि जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। आपको जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया आ रहा है, जो इसकी स्टार्टिंग होती है मैपिंग की, आपकी वहां से होती है कि जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में एनालिटिक फंक्शन पढ़ा होगा, वहां से शुरू होती है। आपने जो एनालिटिक फंक्शन था तो ठीक है, आप उसका इंटीग्रेशन करते थे। अगर एनालिटिक नहीं होता था तो आप क्या करते थे, उसको एनालिटिक बनाते थे, या फिर आप नॉन एनालिटिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करते थे, किसका, नॉन एनालिटिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करते थे, तो आप रेसिड्यू थ्योरम के थ्रू करते थे। वहां पर आपने कंटूर पढ़ा होगा, तो वो सब चीजें वहां से आगे बढ़कर हम नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में एंटर किए हैं। तो उससे पहले आपको वो वाला सारा पोर्शन एनालिटिक वाला और जो मैपिंग वाला पोर्शन है वो सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब हम नाइक्विस्ट में अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो। तो अभी तक जो मैंने बताया है, जो मैंने नोट्स बनाया है, इसको फॉलो कीजिएगा और कोई जरूरत नहीं। और एक चीज और,
आपके बुक में हर क्वेश्चन पे 2 ग्राफ बने हुए, 2 मतलब कि वो डायग्राम बने हुए हैं। पहला डायग्राम तो मैंने भी जो बताया कि वो पोलर प्लॉट वाला बना हुआ है, और फिर वो इंसर्कलमेंट वाला बना हुआ है कि वो आपका इंसर्कल करता है या नहीं करता। फिर इस तरीके से एक और बना हुआ है, अगर आप देखोगे इस तरीके से, यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पर पोल होगा, फिर उसके बाद ये इस तरीके से एक कंटूर होगा, यहाँ पर छोटा सा सर्कल होगा, ठीक है, यहाँ पोल होगा, या फिर आपका इस तरीके से होगा, बिल्कुल पूरा पूरा ये बिल्कुल ये वर्टिकल लाइन होगी, यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन होगी बड़ी सी, और वर्टिकल लाइन दोबारा फिर ये आपका एक सेमी सर्कल होगा इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। आपका सेमी सर्कल होगा इस तरीके से, यहाँ पर एरो होगी, यहाँ पर एरो होगी। तो ये क्या है, ये दरअसल आपका डी का एस प्लेन है, ये आपका डी का एस प्लेन में कंटूर ड्रॉ किया गया है। आप अगर इसको ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, अगर इसको नहीं करते कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसका ड्रॉ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ये आपको क्या दिखा रहा है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था के बाई 1/1 प्लस एस टी। आप लोग अपने माइक को बंद कर दीजिए। के बाई एस टू 1 प्लस एस टी। तो इसका तो आप ठीक है वो नाइक्विस्ट वाला बनाओगे, पोलर और नॉन पोलर वाला। तो ये दूसरा ग्राफ है, ये दूसरा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दूसरा कैसे बनेगा, देखिए दूसरा कैसे बनेगा। आपने क्या किया, इसमें आपको देखना है कि इसके जो पोल्स है, किसके इसमें पोल्स कहाँ पर बनेंगे, इसके जो रूट्स होंगे, इसके पोल्स आपको अगर कहीं 0 पे लाई कर रहा है तो ठीक है, या फिर जो ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसको आपको शो करना है। तो आपको इसमें दिख रहा है कि इसके जो पोल है सिर्फ और सिर्फ एक पोल यहाँ पर 0 पे लाई कर रहा है, और जे ओमेगा एक्सिस पे एक भी पोल लाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बहुत स्मॉल सेमी सर्कल से, तो इस सेमी सर्कल की जो रेडियस होती है उसकी रेडियस इस तरीके से होती है r टेंड टू 0। r टेंड टू 0 ये कब करते हैं, हम नॉन एनालिटिक फंक्शन को एनालिटिक बनाने के लिए छोटा सा रेडियस कर देते हैं सर्कल और उसको रिमूव कर देते हैं। आप मैथमेटिक्स की बुक उठाइएगा, आपको वहाँ दिख जाएगा कि हम नॉन एनालिटिक फंक्शन को एनालिटिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो कब होता है, जब आपका कोई पोल उस कंटूर के अंदर आता है तो हम उस पोल को बाहर करते हैं। अब उस पे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो फिर क्या करना है, अब हम फिर वही बात है, इन्फिनिटी रेडियस का एक बड़ा सेमी सर्कल बनाते हैं, कवरिंग इसको कवर करते हुए पूरा का पूरा राइट हैंड साइड को कवर करते हुए, ठीक है। ये रेडियस कितना होगा, ये रेडियस इन्फिनिटी होगा, और किसको कवर करेगा, राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि राइट हैंड साइड में कोई भी सेमी पोल नहीं आना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो इसका ये कंटूर ये बन गया। तो जहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बुक में अवेलेबल होगा, आप देखोगे कि बुक में ये वाला फिगर बना हुआ है, और साथ में जो मैंने बताया है कौन सा पोलर प्लॉट वाला, पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट वाला जो भी है जो बनता है इस तरीके से वो बना हुआ है, ठीक है। अगर आपका कोई एक फंक्शन अगर आपका फंक्शन इस तरीके से ये होता, अगर फंक्शन ये होता है इस तरीके से 1/, ये आपका भी यही आप ये आपको बुक के सारे एग्जांपल मैं पिक कर रहा हूँ इसलिए कि आप दोबारा उसको वेरीफाई कर सको। 1/1 प्लस ST1 और 1 प्लस ST2 ये दिया हुआ है, और पूछा गया है कि आपका नाइक्विस्ट ये आपका K है, ठीक है। तो इसके 2 प्लॉट बनेंगे, एक प्लॉट तो वो बनेगा जो आप नाइक्विस्ट को पोलर के थ्रू बनाओगे, ठीक है। तो आपको नाइक्विस्ट और पोलर के थ्रू बनाना है, तो इसका जो इस तरीके से बनेगा, तो आपकी जो बुक में है ये आपका इस तरीके से है और इस तरीके से है। तो आप इसको क्या कर दोगे, आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ये वाला आपका इधर चला गया, और फिर आपने फाइनल इनिशियल पॉइंट को कवर कर दिया, ठीक है। ये तो आपका नाइक्विस्ट और पोलर प्लॉट हो गया। तो इससे आप इस इक्वेशन से, हाँ एक और चीज, आपकी जो बुक में इक्वेशन दिया हुआ है
वो p इक्वल टू n माइनस जेड या कुछ इस तरीके से दिया गया है या n इक्वल टू जेड माइनस पी के दिए। आपकी बुक में इक्वेशन जो दिया हुआ है वो दिया गया है n इक्वल टू जेड माइनस पी। ठीक है, आपकी इक्वेशन क्या दिया गया है, n इक्वल टू जेड माइनस पी। लेकिन मैंने जो भी यहाँ पर मेथड बताया, जो भी मेरे नोट्स हैं, वो आपको वो आपको n इक्वल टू पी माइनस जेड के फॉर्म में मिलेंगे। मैंने यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को फॉलो किया है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्या फर्क होगा, इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क होगा, वो ये होगा कि एनसर्कलमेंट कौन किस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा है। तो मेरे हिसाब से जो एनसर्कलमेंट है, जब आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्या है, देखिए आपको लिखा हुआ है कि एनसर्कलमेंट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा आपका, पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर। और मैंने p माइनस जेड इसलिए लिखा है क्योंकि अभी आप जब रूट लोकस में आओगे तो उसमें भी एक इक्वेशन ऐसे ही आएगा p माइनस जेड, बल्कि रूट लोकस में दो जहाँ इक्वेशन आते हैं p माइनस जेड। तो इसलिए मैंने यहाँ पर p माइनस जेड लिखा है ताकि आपको हर जगह पे इक्वेशन एक जैसा दिखाई दे, p माइनस जेड वाला। अदरवाइज क्या होगा, आप p माइनस जेड और z माइनस p में कंफ्यूज हो जाओगे। ये पक्की बात है, ये कंफ्यूजन 90% बच्चों को होता है कि वो p माइनस जेड है या z माइनस p है। इसीलिए मैंने n इक्वल टू पी माइनस जेड वाला लिया है हर यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी बुक में कुछ और इक्वेशन दिया हुआ है इस तरीके से, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है n इक्वल टू जेड माइनस पी माइनस जेड लिया हुआ है। तो आप जो मैंने नोट्स बनाया है उस नोट्स को फॉलो कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जो कंक्लूजन कर रहे हो, आप देखिए अपनी बुक से क्वेश्चन उठाइएगा, क्वेश्चन का प्लॉट कीजिएगा, और जो कंक्लूजन होगा n की वैल्यू, p की वैल्यू और z की वैल्यू, आप मेरे जो नोट्स हैं उससे आप पिक कीजिएगा कि आपकी n की वैल्यू क्या आ रही है, p की वैल्यू क्या आ रही है, z की वैल्यू क्या आ रही है। फिर आप आंसर मैच करवाइएगा कि आपका जो आंसर आ रहा है, कंक्लूजन आ रहा है, वो सही आ रहा है गलत आ रहा है सारी चीजें सही आएंगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस इक्वेशन के लिए, इसमें जो दो प्लॉट बनेंगे, इसमें देखिए एक प्लॉट ये आपका नाइक्विस्ट वाला ये बन गया, तो जो दूसरा प्लॉट है कंटूर वाला जो बनेगा, इसमें देखिए आपका जीरो पे कोई भी पोल नहीं है। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर अगर जीरो पे कोई पोल है या जे ओमेगा एक्सिस पे पोल है तो हम उसको शो करेंगे। तो यहाँ पर कोई पोल नहीं है, तो इसका जो कंटूर बनेगा वो पूरा पूरा इमेजिनरी एक्सिस और आपका ये पूरा राइट हैंड साइड कवर करेगा। तो आपको बुक में इस तरीके से मिल जाएगा, ये पूरा आपका क्या हो गया, इमेजिनरी एक्सिस हो गया, और आपका ये पूरा कवर हो गया। तो आपका ये रियल, उस पर रियल लिखा जाएगा, आर ई, इधर आपका इमेजिनरी लिखा होगा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए, इस वाले क्वेश्चन को आप देखिएगा तो आपको इस तरीके से डायग्राम मिलेगा, एक डायग्राम ये मिलेगा और दूसरा डायग्राम ये मिलेगा। तो आपकी जो काम का डायग्राम वो ये वाला है। अगर आप इस वाले को बनाते भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल के सामने आएगा। आपकी जो कैलकुलेशन है सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम पे डिपेंडेंट है, पोलर प्लॉट वाले पे। ये जो आपका पोलर प्लॉट से बनता है ना एक्सिस प्लॉट, इस पे सारा कंक्लूजन डिपेंडेंट है, इस वाले पे कोई भी कंक्लूजन डिपेंडिंग नहीं है। ठीक है, अगर आपके बुक में एक और देखता हूँ, चलिए अच्छा, ये एक और मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। इसमें से आप सिर्फ न्यूमेरिकल देखिएगा और न्यूमेरिकल्स को आप मेरे मेथड से फाइंड आउट कीजिएगा और देखिएगा कि आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है ये चीज, इतना पोर्शन देखिए सिर्फ, ये पहला वाला जो ग्राफ था जो मैंने बताया, एक ग्राफ ये बनेगा, दूसरा ग्राफ जो आप बनाओगे, तो देखिए इस वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन पे कहाँ पर पोल लाई कर रहा है, एस इक्वल टू जीरो पे, तो एस इक्वल टू जीरो पे इसने पोल एक बना दिया और इस पोल को क्या किया, रिमूव कर दिया। रिमूव कैसे करते हैं, एक बहुत ही वेरी स्मॉल सर्कल बनाते हैं, स्मॉल सेमी सर्कल, वेरी स्मॉल, जिसकी रेडियस जो है 10 to 0 होती है, और उसको रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद पूरा एक इनफाइनाइट रेडियस का सेमी सर्कल बना देते हैं, कवरिंग ऑल द राइट हैंड साइड। देखिएगा यहाँ पर जो भी स्टेबिलिटी है आपको राइट हैंड साइड वाला ही डील कर रहे हैं, आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डील ही नहीं किया।
आपको हमेशा पता होना चाहिए कि सारे के सारे पोल लेफ्ट हैंड साइड में आपको लाई करने चाहिए। अगर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा या जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा, तो जेड नहीं, जेड में तो वो सर्कल की तरीके से बनता है। अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो आप वो मैथमेटिक्स में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक वर्ड आता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए सारे के सारे पोल क्या होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में आने चाहिए। और आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल होता है। और उसमें यह भी रहता है, स्टेबिलिटी वहां से भी निकालते हैं, उसमें कॉजलिटी स्टेबिलिटी वहां से भी निकालते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी आप एक बार उसको यहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, तो उसमें भी वही कंडीशन आती है कि आपका कोई भी पोल राइट हैंड साइड में लाई नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी पोल राइट हैंड साइड में लाई करता है तो आपका वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसके लिए सिस्टम के लिए होता है वो सिस्टम अनस्टेबल होता है। तो बिल्कुल इसकी गारंट मान लो कि कोई भी पोल आपका राइट हैंड साइड में लाई नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर कोई पोल जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन में लिमिटिंग स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, कि वो बिल्कुल स्टेबल तो है लेकिन कभी भी अनस्टेबल की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपकी बुक में दूसरा वाला बना हुआ है, फिर इसी का दूसरा फिगर देखिए, ये वाला जो आप बनाओगे, आप जो फिगर बनाओगे अपने ये वाला बनाओगे। आपने इसका क्या किया, नाइक्विस्ट बनाया, पोलर प्लॉट बनाया, पोलर प्लॉट का मिरर इमेज ले लिया, और फिर उसको आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनफिनिटी रेडियस का एक सेमी सर्कल को कंटूर बना लिया। फिर आप क्या करना है, इस बी पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि बी पॉइंट क्या है। अगर आपका बी पॉइंट फाइंड आउट हो गया कि बी पॉइंट कहाँ पर है, तो आप पता कर सकते हो कि -1 + j0 पॉइंट इसके अंदर आएगा कि इसके बाहर आएगा। अगर आपका जो पॉइंट है -1 पॉइंट अब +j0 पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो क्या होगा, n इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, नेट इंसर्कलमेंट, क्योंकि बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये यही n की वैल्यू यहाँ पे अंदर आ जाती, फिर क्या होता, n की वैल्यू क्या होती, n की वैल्यू देखिए, एक इंसर्कलमेंट ये हो गया किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर दूसरा इंसर्कलमेंट किसका होता, बड़े वाले का। तो यहाँ पर n इक्वल टू वैल्यू 2 आ जाती है, तो आपकी n इक्वल टू 2 आ जाती है। और p और z की वैल्यू वही होगी जो हमेशा होगी, p एंड z की वैल्यू वही कन्वेंशनल होगी। ठीक है, तो p और z की वैल्यू आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक एग्जांपल अगर यहाँ पर हम लेते हैं, इसमें तो आप एग्जांपल लीजिएगा, एक एग्जांपल 7.3, तो देखिए s+2 s-1, इसका अगर आप पोल ड्रॉ करोगे तो s-2 पे पोल आएगा और s=1 पे पोल आएगा। इसका मतलब पोल कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड पे। तो ये सिस्टम अनस्टेबल आप चाहो बना सकते हो। देखिए हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। अच्छा ठीक है, ये क्या हो रहा है, तो मैं कहाँ पे था, ठीक है। तो देखिए ये नाइक्विस्ट प्लॉट फिर इसमें क्या की रेंज है, मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप इसे न्यूमेरिकल देखिएगा क्या है। ये दरअसल उसी बुक का पोर्शन है जो बुक मैंने आपको शेयर की है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल नंबर 7.4 देखिए, इसको आपको निकालना है नाइक्विस्ट के थ्रू। तो इसका देखिए पहला प्लॉट ये बनाया गया है जो आपका कंट्रोल वाला होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, x=0 पे एक पोल है, यहाँ पर एक पोल दिखा दिया गया सेकंड ऑर्डर का, और उसके बाद सारे पोल कहाँ पर आएंगे, एक पोल -2 पे आएगा, एक पोल आपका -4 पे आएगा, -2 -4 यहाँ पर पोल है, और ये सेमी सर्कल का बना दिया। लेकिन इस फिगर से आपका कोई भी डिडक्शन नहीं निकलेगा, यहाँ पर आपका क्या है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा, नो कैलकुलेशन। यहाँ से कोई कैलकुलेशन नहीं आप निकाल सकते। आपको सारा कैलकुलेशन कहाँ से निकालना है, आपका जो फिगर बनता है यहाँ से, ये वाला फिगर, इसमें क्या की रेंज पूछी गई है। तो आपको वो पोलर प्लॉट देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका पोलर प्लॉट का पार्ट है जो आप बनाते हैं। पोलर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके रुको, ओ ठीक है, तो बताना चाहिए ना। अब दिख गई स्क्रीन, हेलो। यस सर, यस सर, यस सर।
ठीक है, आपको बताना है। चलिए तो बताते पहले, ठीक है, हम दोबारा मैं वहाँ से आता हूँ, कहाँ गए मैं कह रहा था कि आपको इसकी बात कर रहा था, एग्जाम्पल नंबर 7.4 की। तो ये आपका इक्वेशन था। इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कि s इक्वल टू ये इक्वल टू 0 पे क्या है, पोल है। इस पोल को मैंने शो किया, एक पोल देखिए यहाँ पर आ गया, ये आपका एक पोल यहाँ पर आ गया, ठीक है, और एक पोल यहाँ पर आपका -2 पे आ गया, -4 पे आ गया। इससे जो पोल है मैंने ये प्लॉट कर दिया। तो ये जो कंटूर बनता है, ये कंटूर से आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वही मैंने लिखा था। आपको जो कैलकुलेशन होगी स्टेबिलिटी के लिए, वो आपको पोलर प्लॉट से जो बनता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप इस कंटूर को नहीं भी बनाते तो काम चल जाएगा, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी बनाते तो कोई जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करना है, आपको सीधे सीधे जो आपका पोलर प्लॉट वाला फिगर उसको बनाना है, जैसे कि ये वाला। आपको सारे डायग्राम इससे बनाने हैं, n इक्वल टू पी माइनस जेड। और स्टेबिलिटी का सिर्फ इतना ही है, इसी से पता चलेगा कि आपका पूरे नाइक्विस्ट क्राइटेरिया यही है आपका, कि n इक्वल टू पी माइनस जेड। आप इसी से बताओगे कि आपका सिस्टम स्टेबल है या फिर आपका अनस्टेबल है। ये देखिए आपका क्या है, ये जो डायग्राम है, ये मैंने यहाँ पर रेड से ड्रॉ किया है, ये आपका क्या है, पोलर प्लॉट है। और फिर दोबारा अगर आप इसको इनवर्स पोलर प्लॉट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, आपका जो ब्लैक वाला है क्या आपका इनवर्स पोलर प्लॉट है। फिर दोबारा आपने क्या किया, इसको आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनफाइनाइट रेडियस को आपने कनेक्ट कर दिया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को। अब आपको ये पता करना है कि -1 + j0 पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा ये जो आपका ये एक्सिस है, ये वाला यहाँ पे जो कट कर रहा है, ये जो आपका कट कर रहा है -180 डिग्री को, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है। उसके बाद ये आप पता लगा पाओगे कि आपका वो -1 वाला इधर आ रहा है लेफ्ट में या राइट में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आपको उसी से फिर पता किया गया कि आपका क्या है, n इक्वल टू पी माइनस जेड, n इक्वल टू पी माइनस जेड। अगर आपका p इक्वल टू बी, देखिए n इक्वल टू 0 आ गया, p इक्वल टू 0 आ गया, z इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब आपका क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल हो गया। यहाँ पर आपका n इक्वल टू -2 आया और आपका p इक्वल टू 0 आया और z इक्वल टू 2 आ गया। इसमें आपका क्लोज लूप सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाई थी, तो आपको सिर्फ किसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी, ना कि ओपन लूप सिस्टम की। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नाइक्विस्ट प्लॉट क्या है। तो आपको सिर्फ इस नोट को फॉलो कीजिए जो मैंने नोट्स बनाया है, और आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको सिर्फ n और p और z के बारे में बताना है। अब दोबारा मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ आप लोगों को बिल्कुल सिंपल वर्ड में कि क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपका स्टेप क्या है, आपका जो फंक्शन दिया गया है उसका आप पोलर प्लॉट बना लो। आपने पोलर प्लॉट बना लिया और फिर उसका आप इमेज एक्सिस बना लो, आपने उसका इमेज बना लिया, वेरी गुड। इमेज बनाने के बाद इमेज डायरेक्शन जरूर, फिर इन दोनों को आप क्या करना है, कनेक्ट कर देना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप द इनफाइनाइट रेडियस का कंटूर बनाते हुए। आप इसको कर दिए, ठीक है। फिर आपको देखना है कि आपका -1 + j0 जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है और वो कितनी बार इंसर्कलमेंट हुआ है, कितनी बार इंसर्कलमेंट हुआ है, वही आपको n बताएगा, जहाँ पर n इक्वल टू 0 है। फिर आपको हमेशा इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है, n इक्वल टू पी माइनस जेड, ठीक है, n इक्वल टू पी माइनस जेड। तो आपको जो इस से आपको n की वैल्यू पता करनी है। किसकी वैल्यू पता करनी है, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ओनली n की वैल्यू आपको कहाँ से मालूम होगी, नाइक्विस्ट प्लॉट से। ओनली n की वैल्यू फ्रॉम नाइक्विस्ट प्लॉट। p और z की वैल्यू नाइक्विस्ट प्लॉट से नहीं पता चलेगी। p और z की वैल्यू कहाँ से मालूम होगी, यहाँ से मालूम होगी, ये जो मैंने लिखा हुआ है। p की वैल्यू कहाँ से मालूम होगी, यहाँ से मालूम होगी, इस नोट से।
मतलब बाय डिफिनेशन से पी और जेड की वैल्यू आपको मालूम करनी पड़ेगी। तो पी की वैल्यू क्या होगी, आप पी की वैल्यू दो तरीके से पता कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप देख लो कि जो डीएस बनेगा, डीएस का मतलब 1 प्लस जीएस एच एस, डीएस के जो पोल्स हैं, डीएस के पोल्स कितने पोल्स आपके राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप ये पता कर लो कि जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसके कितने पोल राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला पता करना ज्यादा आसान है इस वाले को, क्योंकि आपके पास अवेलेबल है। और डीएस को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको जो है डीएस को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पता होगा तो आप इससे पता कर सकते हो कि कितने पोल आपके राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, कि पी इक्वल टू 0 है, पी इक्वल टू 1 है, पी इक्वल टू 2। तो आपको जो ये वाला यहाँ पर इक्वेशन पी की वैल्यू लेनी है, वो पी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, डिफिनेशन से मिलेगी। सिमिलरली जेड की वैल्यू भी क्या होगी, जेड की वैल्यू यहाँ से आपको डिफिनेशन से मिल जाएगी, ठीक है। जेड की वैल्यू डिफिनेशन से नंबर ऑफ जीरोज आप डीएस पता करो, या फिर आप क्या पता करो कि आपका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसके कितने पोल राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, दो चीजें। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि आपका जो क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए। क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होने के लिए आपको क्या चाहिए, n इक्वल टू 0 चाहिए और आपका z इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑलवेज टू z इक्वल टू 0, यही बात मैंने नोट में लिखी है नेक्स्ट पेज में कि z इक्वल टू 0 के लिए आपका n इक्वल टू p होना चाहिए और p इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, तभी आपका क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होगा। या फिर अगर z इक्वल टू 0 तो होना ही होना चाहिए, किसके लिए, क्लोज लूप सिस्टम के लिए। अगर आपका क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल है तो z इक्वल टू 0 होना चाहिए और n की वैल्यू p के बराबर होनी चाहिए, बस जितनी वैल्यू n की हो उतनी वैल्यू p की हो। तो ये क्लोज लूप सिस्टम के लिए आपकी स्टेबिलिटी है, आपको बस इतना ही चेक करना है। अगर इसको फुलफिल करता है इसका मतलब आपका वो सिस्टम क्लोज लूप स्टेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी है, ओपन लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी नहीं चेक करनी है। इसलिए आपको ज्यादा, जो मैंने तो सारा कॉम्बिनेशन बता दिया, आपको सिर्फ इस कॉम्बिनेशन को लेकर चलना है। क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए z इक्वल टू 0 होना ही होना चाहिए और साथ में n इक्वल टू p होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप z इक्वल टू 0 रख दोगे तो n इक्वल टू p ही आएगा, यहाँ से n इक्वल टू आपका p आएगा। तो ठीक है, तो आपका ये नाइक्विस्ट वाला आप देखिएगा बुक से, मैंने बता दिया और मैंने कुछ वीडियो शेयर कर दिए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, असाइनमेंट भी शेयर कर दिया है आपको, तो आप लोग उसको जाइएगा और वो करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास फिर एंड करते हैं, आज ही एंड करें फिर। हेलो, ओके सर, ओके सर। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग, ओके सर, ओके सर। ठीक है। यस सर। और एक और बात, सभी लोग अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिएगा, क्योंकि अटेंडेंस के लिए आगे से पूछा जा रहा है और आपकी अटेंडेंस उसी बेसिस पे होगी जो मैंने आपको अटेंडेंस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, और उससे पहले की अटेंडेंस मैं आपके असाइनमेंट सबमिशन पे दूंगा। क्लियर है सभी को? तो सभी लोग हाँ अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिएगा, ठीक है।